हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम आपको लेवल 4, लेवल 6 के जो 9 और 10 मई को पेपर हुए थे, उन तीनों शिफ्ट के साइंस वाले क्वेश्चन को एक ही वीडियो में सॉल्व कराएंगे। इसके पहले हमने आपको मैथ और रीजनिंग का प्रॉपर शिफ्ट वाइज पेपर पूरा सॉल्व कराया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको पूरी वीडियो मिलेगी। स्पेशली बच्चे इस बार कन्फ्यूज हुए थे CI और SI वाले क्वेश्चन में। ये थोड़ा क्वेश्चन भी टफ था, तो इसका हमने अलग सॉल्व कराया है, ये भी आप देख सकते हो। तो सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट पे जाके देखिए, वहाँ पे आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम आपको साइंस वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रेलवे संबंधित अच्छे अच्छे और वीडियो मिलेंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए पहला क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे है, निम्न में से कौन एक गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। देखिए, अगर ऊर्जा की बात करोगे, पहला देखोगे पेट्रोल, दूसरा देखोगे लकड़ी, तीसरा है कोयला, चौथा है पवन। तो सब के सब आपके ऊर्जा के सोर्स है। आपको अब आज के बाद से कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए, एक होता है पारंपरिक, दूसरा होता है गैर पारंपरिक। ठीक, तो पारंपरिक क्या है? जिसकी परंपरा चली आ रही हो, मतलब कि हमारी एक 3-4 पीढ़ी उसको यूज करती आई है, तो वो हमारी परंपरा हो गई। तो परंपरा में भी दो टाइप के होते हैं, एक तो जो हमको पैसा खर्च करके मिले, और एक बिना पैसा खर्च किए मिल जाए। तो इसको कहा जाता है, पैसा खर्च करने वाले को कॉमर्शियल, और दूसरे वाले को कहा जाता है नॉन कॉमर्शियल। तो बिना पैसा खर्च किए कौन सा मिलेगा? जैसे काऊ डंक हो गया। ठीक, इसके ही गोबर के उपले होते हैं या कंडे होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं। ठीक, तो ये आपको बिना पैसा खर्च किए मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कोयला यूज किए हो, चाहे पहले यूज करोगे चाहे आज यूज करोगे, सबके लिए पैसा देना पड़ेगा। लकड़ी यूज करोगे उसका भी पैसा देना पड़ेगा, पेट्रोल यूज करोगे उसका भी पैसा देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपका कॉमर्शियल, इसके लिए पैसा देना पड़ता है। और ये काऊ डंग जो हो गया, ये आपको मुफ्त में मिल जाता है। और ये सब हमारे पूर्वज भी यूज किया करते थे। तो ये क्या हो गया? पारंपरिक। अब गैर पारंपरिक क्या है? जो हमारी पहले की जनरेशन यूज नहीं करती थी, अब हमने उसको नया इंट्रोड्यूस किया है। जैसे पहले भी सूरज था, लेकिन सूरज से कोई भी हम इलेक्ट्रिसिटी उपयोग नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा कुछ सुखाने में यूज करते थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब हमने क्या किया है? सोलर पैनल बना लिया है। अब इसके बाद इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये किस में आ गया? गैर पारंपरिक में। इसी तरह से पहले भी हवाएं चलती थी, लेकिन हवाओं से हमने कभी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं की थी। अब हम विंड पावर से, जिसको कहा जाता है हिंदी में पवन चक्की, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये हो गया। एक होता है टाइडल पावर प्लांट, ये आपके समुद्र की जो धाराएं होती हैं उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो ये सब क्या हो गई? गैर पारंपरिक। ये पहले नहीं यूज होती थी, अब हम यूज करने लगे हैं। तब आपको समझ में आ गया होगा। गैर पारंपरिक आपसे पूछा है, पेट्रोल पहले भी था, लकड़ी पहले भी था, कोयला पहले भी था, लेकिन पवन ऊर्जा पहले नहीं था। पवन ऊर्जा आपका राइट हो जाएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये है विद्युत आवेश का SI यूनिट। SI यूनिट आपको बताना है विद्युत आवेश का, जिसका मान आपको दिया है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश का SI यूनिट क्या होता है? कूलम। सिंपल सा क्वेश्चन था। जैसे आप कोई भी लेंथ नापते हो, दूरी नापते हो, किस में नापते हो? मीटर में। अगर आप कोई लिक्विड नापते हो, जैसे दूध लाते हो, किस में नापते हो? लीटर में। ये सब क्या है? उसकी यूनिट है। उसी तरह से विद्युत आवेश नापा जाता है कूलम में। ठीक, अगर हम बात करें वेक्यूरल का, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए यूज होता है। सीमेंस की अगर बात करें, तो सीमेंस क्या होता है? देखिए, नाम से थोड़ा आप कन्फ्यूज हो गए, लेकिन आप सबको पता होगा, प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध को R से दिखाया जाता है, इसकी यूनिट होती है ओम। इसी तरह से प्रतिरोध का उल्टा जो होता है, इसको कहा जाता है कंडक्टेंस। और तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? 1/ओम, या क्या लिख सकते हैं उसको? उल्टा ओम। इसको कहा जाता है मोहो। मोहो का ही दूसरा नाम क्या है? सीमेंस है। ठीक, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। सीमेंस किसकी यूनिट है? तो ये हो गई आपकी कंडक्टेंस की। अगर हेनरी की बात करें, एक कुंडली होती है जिसको कॉइल कहा जाता है इंग्लिश में। ये इसका इंडक्टेंस जो होता है, इंडक्टेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है अभी हमें याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके बता भी सकते हो। तो इसकी जो यूनिट होती है, SI यूनिट, ये होती है हेनरी। कहा जाता है 5 हेनरी का इंडक्टेंस है, 10 हेनरी इंडक्टेंस है। ठीक, तो ये हो गया हेनरी आपका इंडक्टेंस। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। तो अगला क्वेश्चन है आपका, चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण स्टेबलाइजेशन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग होता है? चावल को अलग करने पे जो उसकी भूसी बचती है, उसमें क्या होता है? हाई प्रोटीन होता है। ठीक, इंडिया में तो मैक्सिमम हम रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल यूज करते हैं, लेकिन फॉरेन में इस चावल के भूसी के तेल का भी उपयोग किया जाता है। इसका ऑयल बनाया जाता है। इस ऑयल को स्टेबलाइज करने के लिए, मतलब जल्दी ये खराब ना हो, इसमें एक एंजाइम का उपयोग किया जाता है, वो है लाइपेज। तो लाइपेज नामक एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका,
अगला क्वेश्चन है इंग्लिश में, लेकिन हम आपको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग है द 4 चेम्बर हार्ट। हार्ट का मतलब दिल हो गया। किसमें किसके दिल में 4 चेम्बर होता है। ठीक, तो ये आपका रेलवे का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। रेलवे कहिए या एसएससी कहिए, तो आज हम आपको पूरा बताते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट होता है 4 चेम्बर वाला। जितने भी स्तनधारी होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, 4 चेम्बर पाए जाते हैं। फिर इसके बाद बात करेंगे 3, तो जितने भी उभयचर होते हैं। उभयचर का मतलब क्या होता है, जो आपके पानी में भी रह लें और बाहर भी रह लें, जैसे कि क्या होता है, मेढक। ठीक, मेढक हो गया। और इसके बाद हो गया सरीसृप, जो आपके रेंग के चलते हैं, जैसे छिपकली हो गई, इसमें भी क्या होता है। और सरीसृप, इसमें भी क्या होता है, 3 चेम्बर पाए जाते हैं। बाकी जो बचे हुए मछली हैं, मछलियों में क्या होता है, जो आपके पानी के अंदर रहते हैं, दरियाई घोड़ा हो गया, समुद्री घोड़ा हो गया, मछली हो गया, इन सब के अंदर क्या होते हैं, 2 चेम्बर पाए जाते हैं इनके। और ये इसका एक अपवाद है। इसका अपवाद कौन सा है, वह है व्हेल मछली। व्हेल मछली जो होती है आपकी, इसके अंदर 4 चेम्बर पाए जाते हैं। ये एक स्तनधारी है, जिसको मैमल्स कहा जाता है। ठीक, और आपके इसी के अंदर क्या होते हैं, पक्षी भी सारे इसी के अंदर आते हैं। पक्षियों में भी क्या होता है, 4 चेम्बर पाए जाते हैं उनके दिल में। तो ठीक, तो सबसे पहले पक्षी और जितने मैमल्स हैं उनमें 4 पाए जाएंगे। जितने उभयचर और सरीसृप हैं, उभयचर मतलब कि जो आपको पानी में भी रह लें और बाहर भी रह लें, प्लस रेंग के चलने वाले जितने भी जानवर होते हैं, उनमें 3 पाए जाते हैं। बाकी जो आपके पानी के अंदर रहते हैं, जैसे मछली हो गई, और जितने टाइप की मछली है, व्हेल मछली को छोड़ के सब में कितने पाए जाएंगे, 2 टाइप के चेम्बर। तो यहाँ पे देखा जाए 4 टाइप के चेम्बर बोला है। फ्रॉग मतलब मेढक, मेढक में 3 होता है। पीकॉक, ये किस में आ गया, पक्षी में, इसमें होता है 4। फिश में होता है 2। सी हॉर्स में कितना हो जाएगा, 2। तो टोटल आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, पीकॉक। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है। ये 30 है, थोड़ा इसको और छोटा कर दिया जाए। हाँ, तो ये आपका दिख गया, अब सही हो गया। आप दिख गया परमाणु क्रमांक जिसका 30 है। तो सबसे पहले पीरियाडिक टेबल से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। तो आपको पीरियाडिक टेबल का पूरा याद नहीं करना है, 1 से लेकर 30 तक का कम से कम आपको याद करना ही पड़ेगा। और आपको देखना पड़ेगा कौन से एलिमेंट आपके एस ब्लॉक में है, कौन से डी ब्लॉक में। एस और डी ब्लॉक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डी ब्लॉक है वो आपका दैनिक यूज में आता है। तो डी ब्लॉक से आपका क्वेश्चन भी आ चुका है। तो एक बार हम आपको पीरियाडिक टेबल बता ही देते हैं। देखिए, सबसे पहले इधर क्या होता है, एस ब्लॉक होता है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। और इसके बाद यहाँ नीचे होता है आपका डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में कहाँ से आता है, 20 से लेके 21 से लेके यहाँ 30 तक के एलिमेंट आ जाते हैं। फिर इधर आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ स्टार्ट करोगे, पहले में मान लो है हाइड्रोजन। फिर आपका इधर अक्रिय गैस क्या होता है, हीलियम। फिर इसके बाद होगा लिथियम। फिर आपका हो गया बेरिलियम। फिर आपका होता है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, एक मिनट, फ्लोरीन होता है। इसके बाद होता है आपका नियॉन। फिर आपका हो गया यहाँ पे सोडियम। फिर होता है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद यहाँ पे आएगा आपका एल्युमिनियम। ये होता है सिलिकॉन। ये वाला पार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कार्बन को छोड़ के ये सब क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर मतलब इनके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होती है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के भी परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसके भी आउटर में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये सेमीकंडक्टर नहीं है। बाकी सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर है। तो इनके आउटर मोस्ट में कितना होता है, 4 होता है। ठीक, तो सिलिकॉन के बाद आपका आता है फास्फोरस। फास्फोरस के बाद आपका आ गया सल्फर, और सल्फर के बाद आता है क्लोरीन। क्लोरीन के बाद हो गया आपका आर्गन। ये सब क्या है, आपकी अक्रिय गैसें हैं। आर्गन के बाद यहाँ पे आता है पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आ गया आपका कैल्शियम। अब कैल्शियम के बाद यहाँ वाला जो टर्म आता है, ये होता है डी ब्लॉक का। इसको हम डेली रूटीन में यूज करते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन में पूछा है, इनमें से कौन सा डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक, तो अब देखिए डी ब्लॉक में 21 से स्टार्ट होता है, 21 से लेकर 30 तक हमको बस यही याद करना है, उससे ज़्यादा नहीं याद करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, स्केडियम। फिर होता है टाइटेनियम। फिर होता है वेनेडियम। फिर होता है आपका क्रोमियम। फिर होता है मैग्नीन। ठीक,
इसके बाद तो सब इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका आयरन। आयरन का कितना होता है 26, आयरन हो गया। आयरन के बाद होता है आपका कोबाल्ट, फिर होता है निकिल। निकिल के बाद आपका आ जाएगा क्रोमियम। निकिल के बाद कॉपर होता है Cu, और इसके बाद होता है आपका जिंक। तो ये हो गया आपका 30, ये हो गया आपका 29, और निकिल हो गया है आपका, निकिल तो बहुत बार पूछ चुका है, ये हो गया आपका 28, और कोबाल्ट का हो गया आपका 27। इतना तो आपको याद होना चाहिए। ठीक, इतना अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो आप आराम से रेलवे में पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन कर लोगे। सेमीकंडक्टर वाला कॉलम ये है, इसमें मैक्सिमम आपको पूछता है सिलिकॉन जर्मेनियम क्या होता है, सेमीकंडक्टर है। अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ बना है तो इन पूछेगा इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हो जाएगा। डी ब्लॉक के आपका एलिमेंट पूछेगा तो डी ब्लॉक का सिर्फ यहाँ तक का एलिमेंट आपसे पूछेगा, 21 से लेकर 30 तक। बस आपको यही 10 याद करने हैं। बाकी अगर आप 1 से लेकर 30 तक का याद कर लो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट ये हो गए, इनका तो आपको याद भी होगा। हलीना ने की रब से फरियाद। ठीक, और यहाँ पे होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक, इससे भी आप देख सकते हो, आपका ट्रिक भी होता है पीरियोडिक टेबल का। तो पीरियोडिक टेबल का ट्रिक जहाँ से भी आप फॉलो करते हो उसको आप देख लो, कम से कम 1 से लेकर 30 तक आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे अब क्या पूछा है, परमाणु क्रमांक क्या है 30। तो कोबाल्ट का भी हमने आपको क्या बताया है, देखिए आयरन का स्टार्ट होता है, आयरन का होता है 26, देखिए यहाँ दिया भी है ना आयरन। फिर इसके बाद होता है कोबाल्ट, कोबाल्ट का हो गया 27, और इसके बाद निकिल, निकिल का हो गया है 28, और निकिल के बाद आता है कॉपर, कॉपर का होता है 29, और इसके बाद होता है आपका जिंक, जिंक का हो गया 30। तो कम से कम ये तो आपको याद ही होना चाहिए, शुरुआत के 10 और आखिरी के कार्बन से लेके, अरे आयरन से लेके, आयरन आपका 26 से स्टार्ट होता है। इसके पहले कौन सा आता है मैंगनीन, इसके पहले आता है क्रोमियम, क्रोमियम का होता है 24, और ये होता है 25। ठीक, तो हमने आपको सब बता दिया है। आप एक बार पीरियोडिक टेबल जरूर देख के जाइए। तो ये आपका जिंक हो गया राइट आंसर। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आया है आपका पीरियोडिक टेबल से, ये आपका 9 मई को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। पहले शिफ्ट वाले सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए, ये 9 मई का शिफ्ट 2 का पेपर है। ठीक, यहाँ पे आप देखोगे निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है। तो आपका पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन फिक्स है, वहाँ से आएगा ही। हमने अभी आपको बताया है एस ब्लॉक, फिर इसके बाद हमने आपको बताया था डी ब्लॉक। डी ब्लॉक और एस ब्लॉक को आप कम से कम याद रखें। चलो, एस ब्लॉक तो आपको याद ही हो जाएगा, हलीना ने की रब से फरियाद। ठीक, और हलीना यहीं पे आ गया। तीसरा सोडियम तो दिख ही गया, सोडियम किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है। अब यहाँ पे आप देखोगे कैल्शियम, तो यहाँ पे क्या था, बेटा मांगे कार स्कूटर, यहाँ पोटेशियम होता है। तो सी ए तुम्हारा आपका किसका आ गया, एस ब्लॉक के ग्रुप 2 का एलिमेंट है। और अगर देखा जाए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी आपको क्या दिख गया इसमें एस ब्लॉक में। तीसरा कौन सा है आपका बचा है, आयरन, आयरन किसका हो जाएगा, डी ब्लॉक का है। और इसका भी हमने आपको बताया कितना होता है, परमाणु क्रमांक 26 होता है। आयरन के बाद के आपके चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैक्सिमम रिपीट होते हैं, तो आप इसको एक बार फिर से देख लो। आयरन हो गया, आयरन के बाद होता है कोबाल्ट, फिर होता है निकिल, फिर होता है कॉपर, फिर होता है जिंक। ये आपके दैनिक यूज में हमेशा उपयोग किए जाते हैं, इसलिए इनको रखा गया है डी ब्लॉक में। यहाँ पे आप देख सकते हो आयरन हो गया, आयरन के बाद होता है कोबाल्ट का होता है 27, निकिल का तो कई बार पूछ चुका है 28, और कॉपर का होता है 29, और जेडन जिंक का होता है 30। तो आवर्त सारणी में सिर्फ आपको 1 से लेकर 30 तक याद करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है। और ये देखना है एस ब्लॉक में कौन सा है, डी ब्लॉक में कौन सा है। डी ब्लॉक वाले एलिमेंट आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और एस ब्लॉक का भी पूछा जाएगा। एस ब्लॉक का होता है हलीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक, ये आप एस ब्लॉक देख सकते हो। डी वाले भी हमने आपको सारे बता दिए हैं, 26 से, 26 के पहले भी आपको बता सकते हैं। 21 आपका होता है स्कैडियम, फिर होता है टाइटेनियम, फिर होता है वेनेडियम, फिर होता है क्रोमियम, फिर होता है मैग्नीन, मैग्नीन के बाद फिर होता है आपका आयरन। ये 21 हो गया, ये हो गया 22, ये हो गया 23, ये हो गया 24, ये हो गया 25। ठीक, तो आपको पीरियोडिक टेबल एक बार अच्छे से देख के जाना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फिक्स होता है। अब ये क्वेश्चन आया आपका विटामिन से, तो विटामिन से भी आपका क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो काफ़ी ईजी है। इसमें से पूछा है विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है।
तो जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं, साइट्रस फल इनको कहा जाता है, ये सब क्या होता है, विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। अगर खजूर को बोला जाए तो ये फाइबर का काफ़ी अच्छा स्रोत होता है। दाल और अंडे ये सब किसके होते हैं, प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। तो साइट्रस फल जो हो गया आपका, ये आपका हो गया विटामिन सी, मतलब खट्टे वाले फल। ये आपका देखिए, अगर दे दिया आपको हरी मिर्च, तो हरी मिर्च में भी आपका विटामिन सी मिलता है। और कच्चा आम हो गया, उसमें मिलता है। सबसे प्रचुर मात्रा में ये आंवला में मिलता है। ठीक, तो ये सब आप थोड़ा बातें याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन तो आपका ईजी था। तो विटामिन से भी एक क्वेश्चन आपका आने वाला है, इतना तो फिक्स है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे दिया है हेपेटाइटिस ए, और आपका ब्रैकेट है कि सूजन जो हल्की से गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। हेपेटाइटिस का मतलब होता है आपके लीवर में अगर सूजन आ जाए, में अगर आपका सूजन आ जाए तो उसको कहा जाता है हेपेटाइटिस। इसके 5 टाइप के वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, तो अगर आपके लीवर में सूजन आता है तो आपको पीलिया भी हो सकता है। तो हेपेटाइटिस में आपका यकृति को कहा जाता है इंग्लिश में लीवर। यकृति की सूजन जो हल्की सी गंभीर बीमारी के कारण बन सकती है। तो हेपेटाइटिस आपका किससे संबंधित है, लीवर से। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो अनुवांशिकी का सबसे पहले सबसे ज़्यादा इस पर रिसर्च किया है तो वो है ग्रेगर मेंडल। इन्होंने ही बताया था कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आपके कुछ गुण जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, जैसे आपके माता पिता से आपके अंदर कोई एक जेनेटिक गुण आता है, आपके दादा दादी से आपके अंदर कोई जेनेटिक गुण आता है, आपके नाना नानी से कोई आपके अंदर जेनेटिक गुण आपका ट्रांसफ़र होता है। तो इसको ही आपका एक्सप्लेन किया था, किसने किया था, ग्रेगर मेंडल ने। इसीलिए इनको कहा जाता है अनुवांशिकी का जनक। तो अनुवांशिकी का जनक कौन है, ग्रेगर मेंडल है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन ये भी आपका बायोलॉजी से है। मालपीगन ट्यूबल्स, मालपीगन नलिकाएं किस में पाई जाती हैं। ठीक है, तो मालपीगन आपका नलिकाएं जो होती हैं, जैसे हम लोग जितने भी हैं उनके जितने भी अवशिष्ट हैं उनको कौन अलग करता है, आपकी जो किडनी होती है। जो किडनी होती है आपके अवशिष्ट को अलग कर देगी। ठीक, उसी तरह से जितने भी आपके आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा मतलब क्या होता है, एक जैसे काकरोच है जिनके पैर आपस में सटे रहते हैं। ठीक, अगर आप काकरोच को पीछे से करके देखोगे तो ये आपके किस में आएंगे, इनके पैर आपस में सटे रहेंगे। ये सब होते हैं आर्थ्रोपोडा। इन जितने भी जंतु होते हैं इनमें क्या होता है, किडनी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इनमें आपकी नलिकाएं होती हैं जो आपके अवशिष्ट को बाहर करने का काम करती हैं। यही होता है मालपीगन ट्यूब। मालपीगन नलिकाएं जो होती हैं ये आर्थ्रोपोडा जितने भी जंतु होते हैं इनके अंदर के अवशिष्ट को बाहर करने का काम करती हैं ये। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, ये अपने टॉपिक का क्वेश्चन है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, जैसे कोई एक आपको पता है तरंग ऐसे चलती है। ठीक है, आपको पता ही है। अरे यार ये क्या बन रहा है, इसके जो ऊपर वाले पॉइंट है टिप से लेके इस टिप तक के बीच की दूरी है, यही आपकी होती है वेवलेंथ। या तो नीचे वाला टिप देख लो, ये भी आपका हो गया वेवलेंथ। इसको दिखाया किससे जाता है, लैम्डा से। ठीक, इतना तो आप इतना जान जाओ, बस आपके लिए इतना बहुत है। अब इसके बाद आपको पूछेगा शॉर्टेस्ट मतलब सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है। तो देखिए आपका एक पूरा ये प्रॉपर चार्ट ही होता है। सबसे पहले बात करें तो इधर आता है गामा रेज, गामा के बाद आता है एक्स रेज, फिर इसके बाद होता है अल्ट्रा वायलेट रेज, फिर होता है इंफ्रारेड वेव, फिर इसके बाद होता है रेडियो। तो सबसे कम अगर बात किया जाए तो ये होता है आपका गामा। इसका जो यूनिट होता है ये मीटर में नापा जाता है। इसके बीच की दूरी तो है, ये किस में नापा जाएगा, मीटर में नापा जाएगा। वेवलेंथ का अगर आपको पूछ लिया यूनिट क्या होता है, मीटर हो गया। गामा रेज का अगर बात करें वेवलेंथ कितना होता है, तो ये होता है 10⁻⁻16 मीटर, ये मिनिमम होता है। और रेडियो वेव जो होती हैं इनका तरंग दैर्ध्य कितना होता है, ये होता है आपका 10⁸ मीटर। ठीक, तो मैक्सिमम किसका हो गया, रेडियो का। सबसे कम किसका हो गया, गामा रेज का। और अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच में ही हमारे क्या होते हैं, विजुअल जितने भी आपके होते हैं ये सब आते हैं आपके यूवी और आरवी के बीच में। ठीक, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा हो गया। तो विजुअल रेस तो हो नहीं सकता, यूवी और आईआर के बीच आएगा,
इंफ्रारेड हो नहीं सकता। एक्स रेज होता है आपका सेकेंड शॉर्टेस्ट, और सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा होता है, गामा रेज। ठीक, तो ये हमने आपको पूरा बता दिया। अगर आपसे मैक्सिमम पूछे रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, सबसे कम हो गया आपका गामा रेज का, फिर हो गया एक्स रेज का, फिर इंफ्रारेड का, फिर विजुअल का, फिर नहीं, एक्स के बाद आता है अल्ट्रावायलेट, फिर आपका हो गया विजुअल, फिर क्या हो गया इंफ्रारेड, फिर हो गया आपका रेडियो वेव। ठीक, पूरा कंप्लीट हम आपको बता दिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसका उपयोग खाद्य उपयोग के केक, माफिन, कुकीज जैसे सेके हुए ब्रेड में किण्वन में काम के रूप में किया जाता है। देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है, ये आपको सबको पता है, ये क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आपको ये केमिकल फार्मूला के रूप में पूछता है तब थोड़ा आपका हार्ड हो जाता है। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हो गया Na, बाइकार्बोनेट HCO3। ठीक, ये हो गया आपका इसका रासायनिक फार्मूला। अब हमें लगता है कि हमने पूरे साइंस वाले क्वेश्चन को करा दिया है। एक क्वेश्चन और होगा, अब एक क्वेश्चन और है, थोड़ा उसको देख लिया जाए। नहीं मिलेगा तो हम आपको ओरली बता देंगे क्या है। ये क्वेश्चन था आपका, निम्न में से कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइबोजियम जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। ठीक है, तो कौन कौन सा करता है, देखिए आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िए, नहीं करता है या करता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार हम क्वेश्चन पूछता है नहीं है और हम लगाते हैं सही में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे वायुमंडल में आपके जो ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये डायरेक्ट आपका जो नाइट्रोजन होता है, आप सबको पता है 70% से ज़्यादा, 79 के आसपास है आपके वायुमंडल में नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन डायरेक्ट ये पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। इसके लिए हम क्या लगाते हैं, जितने भी फलीदार पौधे होते हैं, अगर उनकी एक बार खेती कर दी जाए, अगर हमारे मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी है तो आपको कहा जाएगा किस टाइप के फसल को हमको उगाना चाहिए। तो जितने भी फलीदार फसल होते हैं, जिसमें आपकी दालें हो गई, मसूर हो गया, काबुली चना हो गया, मूंगफली हो गया, मटर हो गया, इन सब के जड़ों में एक राइबोजियम जीवाणु पाया जाता है, जो कि आपके ये क्या होता है, वायुमंडल के नाइट्रोजन को यहाँ से नाइट्रोजन लेगा और इसको कन्वर्ट करके मिट्टी में क्या डाल देगा, NH3। इस NH3 का उपयोग जब दूसरा आप कोई फसल उसमें लगाओगे तो वो क्या करेगा, इस NH3 का प्रयोग कर लेगा अपने नाइट्रोजन के रूप में। ठीक, तो ये आपका प्रोसेस होता है। तो अगर गूलर को देखा जाए तो गूलर आपके मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, बाकी तीनों क्या है, बढ़ाएंगे। मसूर भी है, काबुली चना भी है और मूंगफली भी है, तीनों बढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन आपका और बच गया है, वो है ऊर्ध्वापतन। अब मैं आपको यहीं बता देता हूँ, अब क्या उसमें जाए। वो आपका 9 मई को फर्स्ट शिफ्ट वाला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपतन किसे कहा जाता है। ठीक, तो ऊर्ध्वपतन देखिए 3 टाइप के अवस्था होते हैं, सॉलिड, फिर होता है लिक्विड, फिर होता है गैस। अगर मेरा कोई भी वस्तु, जैसे आप पानी को गर्म करते हो, जैसे बर्फ़ होता है, बर्फ़ से फिर क्या बनता है, पानी, पानी से फिर होता है गैस। लेकिन अगर मेरा कोई पदार्थ डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाए, इसे ही कहा जाता है ऊर्ध्वपतन। ये जैसे कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सब आपका किसके एग्जाम्पल है, ऊर्ध्वपतन के। तो ये अगर ये आपको बोल दिए कपूर कैसा है, तो कपूर आपका सीधे सॉलिड से गैस में बदलता है, ये आपका ऊर्ध्वपतन है। अमोनियम क्लोराइड भी है इसका ही एग्जाम्पल। ठीक, तो सारे क्वेश्चन हमने आपके साइंस वाले करा दिए हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और भी अच्छी अच्छी आपको वीडियो मिलती रहेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।